अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। और आज का लेक्चर हमारा जो है एवोल्यूशन के हवाले से है। एवोल्यूशन के एक और टॉपिक के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक है वो है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट को जिक्र करें जो कि जीन बैप्टिस्ट दी लेमार्क ने दिया था। ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली आइडिया ऑफ एवोल्यूशन दिया कि किस तरह से जो है एवोल्यूशन होती है नेचुरल लॉज के हिसाब से, कि एवोल्यूशन हो रही है और नेचर लॉज उसके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो इन्होंने जो थ्योरी दी, जो कॉन्सेप्ट दिया, उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या उसे दूसरा लेमार्किज्म कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि लेमार्क की थ्योरी को क्या कहा जाता है तो वो होता है इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इससे मुराद बेसिकली क्या होती है कि जानदार अपनी ज़िंदगी में कुछ कैरेक्टर्स को हासिल करता है, वो कैरेक्टर्स फिर इनहेरिट होते हैं, वो आगे नस्लों में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या जिसको लेमार्किज्म कहा जाता है, ये इन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था। और ये कॉन्सेप्ट उनकी बुक के अंदर मौजूद था जिसका नाम है फिलोसॉफी जूलॉजिक। तो फिलोसॉफी जूलॉजिक के अंदर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जिक्र किया था जो कि 1809 के अंदर इन्होंने पब्लिश की थी। इन्होंने कहा था एवोल्यूशन का प्रोसेस एक सीढ़ी की तरह है जिसमें एक से दूसरे माले पर जो है वो लाइफ चेंज होती रहती है, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है जानदार बढ़ते रहते हैं। और जानदारों में जो मॉडिफिकेशंस आती है, जानदारों के अंदर जो बेहतरी आती है, वो वक्त के साथ साथ आती रहती है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि ऑर्गन का यूज करना या यूज ना करना। और इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जब वो किसी ऑर्गन को यूज करेगा वो ऑर्गन बेहतर होकर के आगे ट्रांसमिट होगा, और जिस ऑर्गन को वो यूज नहीं करेगा वो खत्म होता होता आगे की नस्लों में इस तरह से पहुंचेगा। तो ये बेसिकली इन्होंने दो पॉइंट जिक्र किए थे, इन्हीं को हम अब मजीद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के हवाले से। तो लेमार्क ने कहा था कि कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उन एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने ऑर्गन्स को यूज करेगा या उन्हें यूज नहीं करेगा। ये जो उसके ऊपर असरात होते रहेंगे, यानी कि इंटरनल इफेक्ट्स हो गए या बाहर के असरात हो गए, तो इस वजह से उनका ऑर्गन जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा और ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा, या फिर वो जो है कमज़ोर होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ऑर्गन जितना हम यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा उसका ऑर्गन का यूजेज होगा वो उतना ही स्ट्रोंगर होगा, और जितना ही उसका यूजेज कम होगा वो उतना ही ज़्यादा वीक बनता रहेगा। तो मजीद इस सवाल से लिखा हुआ है कि ये ऑर्गन का यूज़ करना ना करना, ये नस्ल दर नस्ल अगर इस तरह से चलता रहा कि नस्ल दर नस्ल कोई ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन को यूज़ कर रहा है या यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर यही होगा कि उनकी नस्लों के अंदर भी इसी तरह से ऑर्गन जो है वो स्ट्रॉन्गर बनेगा या डिजेनरेटिंग हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इसकी इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी, और वो एग्जाम्पल जो है उन्होंने आज के मौजूदा जिराफ से हवाले से दी। जो आज के मौजूदा जिराफ हैं उनकी लॉन्ग नेक है, नेक के मसल्स उनके ज़्यादा बड़े हैं। और दूसरा अगर हम बात करें उनकी फोर लिम्स जो हैं वो भी ज़्यादा बड़ी हैं, यानी सामने वाले उनके पैर और गर्दन ये दोनों ही उनके लंबे हैं। लेमार्क ने कहा कि जो पुराने जिराफ थे उनकी शॉर्ट नेक थी और फोर लिम्स जो थे वो भी छोटे थे, और उसी वजह ये थी कि वो बेसिकली ज़मीन पर मौजूद जो घास थी उसे खाया करते थे। किसी वजह से, किसी सैलाब वगैरह की वजह से या उनकी माइग्रेशन की वजह से ये जो घास थी वो ख़त्म हो गई, और जब घास खत्म होगी तो बच गए सिर्फ प्लांट्स। तो इन जिराफ को जो है प्लांट्स को खाना पड़ा। अब जब प्लांट्स को खाते, प्लांट्स के पत्तों को खाते, तो प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो ज़्यादा ऊपर की तरफ मौजूद, ग्राउंड पर मौजूद नहीं थे। तो इस वजह से उन्होंने अपनी नेक को जो है खींचना शुरू किया पत्तों को खाने के लिए। इस तरह से लिखा हुआ है कि ये अपनी गर्दन को खींचते थे और अपनी सामने वाली टांगों को भी खींचते थे। तो उनके मसल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते गए, और आने वाली नस्लों में और ये ज़्यादा चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग बनती रही। और फाइनली वो जो हॉर्स लाइक क्रीचर्स थे जिनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, वो आज के इस जिराफ के अंदर चेंज हो गए, जिनकी लॉन्ग और हाई नेक है, जिनकी बड़ी गर्दन मौजूद है और जो है ज़्यादा बड़ी टांगे मौजूद हैं। तो ये जो उनमें चेंजेस आ रहे थे उन्हें उन्होंने अक्वायर्ड कैरेक्टर्स का नाम दिया, जो कैरेक्टर्स उन्हें हासिल किए। अब यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है, शुरू के जो पुराने एनिमल्स है वो ज़मीन पर घास खा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर दिया ट्रीज़ के ऊपर। ट्रीज़ पर क्योंकि गर्दन अपनी खींच रहे हैं, अपनी टांगों को भी खींच रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से उनकी ये गर्दन और ये टांगे जो है दोनों बड़ी हो गई। और आज के दौर में हमारे पास यही जानवर नज़र आते हैं जिनकी टांगे और गर्दन ये दोनों ही बड़ी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स के हवाले से। तो लेमा का मानना यह था कि कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म हासिल करता है अपनी लाइफ के अंदर यूज और डिसयूज के नतीजे में, वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं उनकी औलादों के अंदर, यानी कि वो कैरेक्टर्स उनकी औलादों में ट्रांसफर हो जाते हैं। वही बात बयान की जा रही है जिराफ के हवाले से कि उनकी न्यू जनरेशन के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मसल्स थे नेक के और फोर लिम्स के।
तो क्योंकि ये इनहेरिटेंस चलती रहती है, इसके नतीजे में आज के ये जिराफ हमारे पास हासिल हुए, जिनके अंदर मजीद जो है स्ट्रॉन्ग फोलेम्स और ये जो है गर्दन मौजूद थी। तो ये वाली मिसाल जो हमारे पास मौजूद थी, ये थी ओवर यूज ऑफ मसल्स। ज़्यादा मसल्स को यूज़ किया तो उस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन गए। अगर हम बात करें कोई ऑर्गन अगर यूज़ ना किया जाए तो वो कैसे ख़त्म होगा, तो उस सवाल से भी कुछ मिसालें मौजूद हैं। जैसे कि स्नेक जो थे उनके हवाले से ये माना जाता है कि उनकी पहले पैर मौजूद थे, लेकिन क्योंकि वो उनको यूज़ नहीं करते थे तो इस वजह से वो ख़त्म हो गए। तो ये हो गया डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो चमगादड़ होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं। उसकी वजह ये कि काफ़ी ज़्यादा अरसे तक जो है गुफाओं में मौजूद होते थे, तो गुफाओं में वो अंधेरा होता था, उन्हें रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। तो इस वजह से उनकी वो आइज़ जो हैं वो भी इसी तरह से लेस डेवलप्ड हो गए। तो ये बेसिकली सारी बातें जो हैं यूज़ और डिसयूज़ के हवाले से हैं। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ लेमार्किज्म, कि लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी उसके हवाले से लोगों का फिर क्या रिएक्शन आया। तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो ये हमें जो है मुतमिन करने वाली ये बात लगती है, लेकिन अगर हम बात करें इसका कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसके हवाले से मौजूद नहीं था कि यूज़ और डिसयूज़ की नतीजे के अंदर कोई ऑर्गन जो है ज़्यादा डेवलप हुआ हो। और जो कैरेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म इनहेरिट भी करता है, उसका जेनेटिक बेसिस से कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई चीज़ को हासिल करता है इन्वायरमेंट से, तो वो खानदानों में ट्रांसमिट नहीं होती। और उसकी वजह यही है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इन्वायरमेंट से हासिल होती है तो वो बेसिकली सोमेटिक सेल्स पर असर करती है, गैमेट्स पर वो चीज़ असर नहीं करती। और गैमेट्स जो होते हैं उनका ताल्लुक बेसिकली इनहेरिटेंस के साथ होता है। मतलब कि अगर हमारे गैमेट्स हैं, उन गैमेट्स में कोई भी चेंज आ जाए तो औलाद में गैमेट्स की वजह से चेंज आएगा। अगर हमारे बॉडी सेल्स में कोई भी चेंज आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, औलाद के अंदर उस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर नहीं होते। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, किसी ऑर्गेनिज्म ने अक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो हासिल कर लिए, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएंगे जबकि गैमेट्स पर भी कुछ असर नहीं हुआ। एक और बात यहाँ पर यह भी लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म की विश पर यह नहीं होता कि उसके ऑर्गन्स जो है वो मॉडिफाई हो, चेंज हो या ना हो। एक पॉइंट यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है लेमार्किज्म की नाकामी के हवाले से, कि लेमार्किज्म जो है वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के हवाले से कुछ भी नहीं बता रहा था कि जानदारों में जो डिफरेंसेस मौजूद है, ये जानदारों में डिफरेंसेस क्यों मौजूद है, उस पर कौन सा असर हुआ है। तो उस हवाले से भी लेमार्किज्म ने कोई बात यहाँ पर डिस्कस नहीं की हुई थी, तो वो इस चीज़ को भी नहीं बता रहा। दूसरा, वो गेमेट्स के हवाले से भी कोई बात डिस्कस नहीं कर रहा कि गेमेट्स में कैसे चेंजेस पहुंचते हैं। तो इस वजह से जो लेमार्क का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो गया था। आगे मज़ीद लिखा हुआ है कि लेमार्क का जो कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो उसे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, उस पर तनकीद की थी। दो नाम यहाँ पर मौजूद थे, एक है अगस्ट वाइजमैन और दूसरे हैं कुवियर। अगस्ट वाइजमैन ने तो एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसके अंदर उन्होंने जो है माउस की जो टेल है उसे कट किया था। जब माउस की टेल को कट किया, फिर उनकी जनरेशन में उन्होंने देखा कि बाकी की औलादों के अंदर भी वो टेल मौजूद थी। फिर उनकी टेल को कट किया, फिर उनकी औलादों में भी ये जो है टेल दोबारा से मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में हासिल किए तो वो तो किसी औलाद में ट्रांसमिट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर किसी माउस ने टेल को लॉस किया हुआ था तो वो भी आगे ट्रांसमिट होनी चाहिए थी। और टेल लेस जो है वो बच्चे पैदा होते, तो ये चीज़ भी देखने को नहीं मिल रही थी। तो बेसिकली अगस्त वाइजमैन ने जो है जेनेटिक बेसिस के एतबार से, जेनेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि चेंजेस ट्रांसमिट नहीं हो रहे थे, तो इस हिसाब से उन्होंने जो है इस लेमा के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। जबकि अगर हम जॉर्ज कुवियर के हवाले से बात करें, ये एक पैलेंटोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने भी जो है जेनेटिक बेसिस के एतबार से इन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर लिया था। कुछ और लोगों का हवाले से यहाँ पर जिक्र है, जैसे कि एक नाम लिखा हुआ है चार्ल्स लेल, और यहाँ पर अगस्त लिखा हुआ है। बेसिकली ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो हम उसकी जगह पे एक और नाम यूज़ कर देते हैं, अर्नेस्ट हैकेल, जिन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। तो अर्नेस्ट हैकेल और चार्ल्स लेड, इन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया था, इनके कॉन्सेप्ट को बढ़ाया था। और मज़ीद हम बात करें, बेसिकली ये उस टाइम पर आइडियाज़ जो हैं रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन इनके काम को अब दोबारा से फिर देखा गया है। उसकी वजह क्या है कि जब उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल पेश किया कि इस जिराफ की गर्दन लंबी होती, तो बेसिकली वो बुनियादी लेवल पर सही नहीं था। लेकिन इसमें एक चीज़ जो जाहिर हो रही है वो एपीजेनेटिक्स हो रही है। एपिजेनेटिक्स हमने पहले डिस्कस किया था, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, के जानदारों के अंदर इन्वायरमेंट की वजह से, बिहेवियर की वजह से जो है, या एक्सटर्नल किसी और फैक्टर की वजह से डीएनए का जो सीक्वेंस है वो सेम रहे, लेकिन डीएनए का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाए, जिन्हें हम एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कह रहे थे। डीएनए का बदलने के बजाय उसके प्रोटीन्स का डिफरेंट बनना, जेनेटिक एक्सप्रेशन में चेंज आ जाना। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन की वजह से भी बदलाव ऑर्गेनिजम्स में आ सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट की बेसिस पर हो सकते हैं। तो एपिजेनेटिक्स के हवाले से लेमा का कॉन्सेप्ट जो था वो दुरुस्त था कि इन्वायरमेंट भी असरअंदाज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डार्विन के कॉन्सेप्ट को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।